पिछली बार हम लोग ने पढ़ा था कि 19 टू 21 में हमने ये पढ़ा था कि ड्रग प्रूविंग एक्चुअल में होती क्या है और ड्रग प्रूविंग का सिग्निफिकेंस क्या है हमारी होम्योपैथिक फील्ड में। तो इसमें हमने जाना था कि ड्रग प्रूविंग करे बिना हम ये बता ही नहीं सकते कि हमारी जो ड्रग्स है, हमारी जो मेडिसिन है, जो हमारी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं, उसका सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, उसके ये जो फीचर्स हैं जो हम स्टडी करते हैं, ये आते कहाँ से हैं और ये आते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और लोग ऐड हो रहे हैं, मैं ऐड कर लेता हूँ पहले फिर चालू करते हैं। तो अभी तक अफोरिज्म 1 से लेकर अफोरिज्म 21 तक हमने वाइटल फोर्स के बारे में पढ़ा, होम्योपैथी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, प्रीफेस के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनॉन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। कुछ वाइटल कॉन्सेप्ट्स हमने होम्योपैथी के अफोरिज्म 3 में पता करे कि ये नॉलेज होना जरूरी है होम्योपैथिक फिजिशियन को। उसी से रिलेटेड एक नॉलेज के सेक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है हमारी स्टडी का, जो कि है अफोरिज्म 22 से 29 का। अब इस सेक्शन का नाम क्या है? नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन इन डिजीज। अब ये प्रिंसिपल्स जो हम अप्लाई करते हैं दवाई देने के लिए बीमारी में, ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं? यहाँ किस प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, कोई बता पाएगा? लॉ ऑफ सिमिलिया। लॉ ऑफ सिमिलिया जो हम यूज करते हैं। वैसे आपको कितने प्रिंसिपल्स के बारे में पता है कि जो यूज होते थे पहले या अभी जो यूज होते हैं? सिमिलिया तो एक लॉ हो गया जो हमारा है होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, या आप बोल दीजिए थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर है। उसके अलावा कौन सा लॉ यूज होता है ट्रीटमेंट में डिजीजेस द में? लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया। लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया क्या बोलता है? अपोजिट क्योर्स अपोजिट सर। ठीक है, कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरियस क्यूरेंटर, अपोजिट क्योर्स अपोजिट। कोई ये बता सकता है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया को देने वाला कौन था? गैलन। किसने जवाब दिया? विभूति। विभूति। गैलन सही आंसर है, पर एक्चुअल में लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया वाज नॉट प्रोपगेट, इट वाज प्रोपगेटेड बाय गैलन बट इट वाज नॉट गिवन बाय गैलन। सर लॉ, हिपोक्रेट। एकदम सही आंसर। हिपोक्रेट्स ने ही लॉ ऑफ सिमिलिया और लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया दिया था, पर क्योंकि गैलन ने लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया को इतना प्रोपगेट किया, इतना उसको वो किया, फैलाया, कि गैलन का नाम आता है जब भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया की बात करते हैं, अपोजिट्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा उसको फॉलो करने वाला गैलन था। अब शुरुआत से इसमें हिस्ट्री जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिपोक्रेट्स के जमाने से दो लॉ को हिपोक्रेट्स बोलता था जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस। और वो दो लॉ कौन से होते थे, कोई बता सकता है? वो दो लॉ होते थे, लॉ ऑफ सिमिलिया और लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया। हिपोक्रेट्स कहता था कि दोनों ही लॉ इंपॉर्टेंट है आपके ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस के लिए। सिमिलिया को हिपोक्रेट्स ज्यादा इफेक्टिव मानता था और कॉन्ट्रेरिया को हिपोक्रेट्स बोलता था कि इट इज अ पैलिएटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट। ये पैलिएट करेगा बीमारी को पर ट्रीट नहीं करेगा, पूरी तरीके से ठीक नहीं करेगा। और हिपोक्रेट्स सिमिलिया को ज्यादा वेटेज देता था अपने जमाने में। पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए हिपोक्रेट्स के बाद जिसकी वजह से ये सिमिलिया का लॉ धीमे 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 दबता चला गया और कॉन्ट्रेरिया एक फोर फील्ड में आगे आता चला गया। रीजन ये था कि हिपोक्रेट्स के बाद जो उसके प्रीडिसेसर्स थे, उन्होंने सिमिलिया को एकदम निग्लेक्ट कर दिया और कॉन्ट्रेरिया को एकदम आगे कर दिया। हिपोक्रेट्स सिंगल मेडिसिन यूज करने में बिलीव करते थे। अगर आप कभी हिपोक्रेट्स की लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे या हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे हिपोक्रेट्स वाज यूजिंग सिंगल मेडिसिन एट दैट टाइम। और हनीमैन भी सिंगल मेडिसिन यूज करने के लिए बोलते थे। और हनीमैन का अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनॉन का, तो वहां पर भी उन्होंने हिपोक्रेट्स की बहुत तारीफ कर रखी है। हिपोक्रेट्स से बहुत इंस्पायर हुए थे हनीमैन कि वो इतना अच्छा काम करते थे उस जमाने में। पर ड्यू टू सम रीजंस हिपोक्रेट्स के जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ने सिमिलिया को बहुत ही डाउनसाइज करना चालू कर दिया और सिमिलिया पे ना भरोसा करते हुए उन्होंने कॉन्ट्रेरिया को ऊपर लाना चालू कर दिया।
और इवन ये इस हद तक हुआ कि सिमिलिया को कई सालों तक किसी ने जाना ही नहीं, लेकिन फिर सिमिलिया अचानक से फिर से एक आदमी आया जो सिमिलिया को ऊपर लेके आया। उस आदमी का नाम कोई बता सकता है जो कि हनीमैन से पहले थे? कोई बता सकता है? डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर किसने दिया था? पैरासेल्सस। पैरासेल्सस। पैरासेल्सस ही वो आदमी था जिसने लॉ ऑफ सिमिलिया को, एक सेकेंड और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 2 मिनट। पैरासेल्सस ही वो था जिसने लॉ ऑफ सिमिलिया को हनीमैन से पहले अप्लाई करना चालू किया था, पर पैरासेल्सस उस चीज को एकदम बढ़ा नहीं पाया क्योंकि पैरासेल्सस के पास कोई पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन या वो नहीं था जिसकी वजह से वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर नो डाउट बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ते हो आप लोग, पर डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर एक असल में रीजनिंग नहीं है उस सिमिलियर लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। हम कहां पर थे, क्या बता रहा था मैं? पैरासेल्सस से रिलेटेड। हाँ, पैरासेल्सस की बात हो रही थी। तो पैरासेल्सस उस जमाने में डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को लाए। पैरासेल्सस ने डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी लॉ ऑफ सिमिलिया को। उन्होंने कहा कि ये फ्लावर इस तरीके का दिखता है या इस रंग का दिखता है, तो ये इस तरीके की बीमारी ठीक करेगा, बेसिस डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। पर जैसे कि आपने हनीमैन की, जब मैंने वो बताया था कि एस्से ऑफ न्यून प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे लेसर राइटिंग में, तो वहां पर हनीमैन ने अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर एक सही तरीका नहीं है सिमिलिया के लॉ को समझने के लिए। और वहां पर फिर उसने जो हमारा पिछला सेक्शन था 19 to 21 का डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग वहां पर लाया, और ड्रग प्रूविंग के ही द्वारा हनीमैन कहते हैं कि अच्छे से असर्टेन कर सकते हो इस लॉ ऑफ सिमिलिया को। अब ये जो 22 से 29 का सेक्शन है, इसमें डॉक्टर हनीमैन आपको बेसिक नॉलेज समझा रहे हैं इस प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि अगर आपको ठीक करना है किसी भी इंसान को, किसी भी डिजीज को, तो आपको 2 लॉ मिलते हैं बेसिक। एक होता है सिमिलिया, एक होता है कॉन्ट्रेरिया। अब उसके बाद जब ये बेसिक नॉलेज उन्होंने दे दी, जो कि हिप्पोक्रेट्स भी बोलता था, उसके बाद आगे के अफोरिजम्स में ये बताएंगे कि कैसे ये जो कॉन्ट्रेरिया वाला लॉ है, ये जो एंटीपैथिक इनैंशियोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, ये गलत है, ये एग्रवेट करता है बीमारी को, ये क्योर नहीं करता है। और कैसे ये जो हम पढ़ते आते हैं होम्योपैथी, सिमिलिया, ये कैसे इफेक्टिव है, फायदेमंद है, और यही यूज करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। और इसी बीच उन्होंने एलोपैथिक, एक और मेथड है एलोपैथिक, एलोपैथिक और एंटीपैथिक में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कोई बता सकता है इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, एलोपैथिक और एंटीपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में? सर एलोपैथी में कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं रहते, बट एंटीपैथी में लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया है। काइंड ऑफ सही जवाब है ये। रीजन ये है कि कॉन्ट्रेरिया वहां बोलता है कि अपोजिट यूज करना है, हमारे में सिमिलिया बोलता है कि सिमिलर यूज करना है। जो आपका एलोपैथिक है, ये हेट्रोजेनस वे ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें डिसिमिलर चीजें यूज हो रही हैं। जो चीज किसी से रिलेट नहीं कर रही है, कोई फिक्सिटी ना अपोजिट है ना सिमिलर है, कुछ किसी भी चीज में किसी भी चीज को यूज करा जा रहा है अननोइंगली, तुक्के मार के, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, सॉरी टू यूज दैट वर्ड। इस वजह से हनीमैन ने पहले एंटीपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के डिसएडवांटेजेस बताए, हनीमैन ने एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के डिसएडवांटेजेस बताए, और फिर हनीमैन बोलता है कि क्यों होम्योपैथी इफेक्टिव है। हनीमैन एक बहुत ही रैशनल आदमी था, वो कभी भी अपनी बात को फोर्स नहीं करता था, वो आपको हर पहलू दिखाता था कि इतने साल से एंटीपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट चलता चला आ रहा है, आप इसके ट्रीटमेंट के वेज देखिए, आप इसके पेशेंट्स को देखिए, और आप समझिए कि ये सही है या गलत।
इतने साल से एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट चलता चला आ रहा है, वो भी वो चीज करता था पहले, लेकिन उसने वो चीज छोड़ी बिकॉज वहां पर पेशेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा था। फिर उसने ये नई चीज निकाली सिमिलिया, जो पहले से चलता चला आ रहा है, पर उसने एक ऐसा डॉक्ट्राइन निकाला जो इस सिमिलिया को एनहांस करता है और एक वे ऑफ ट्रीटमेंट बनाता है। और फिर उसने बोला कि आपको ये पास्ट में मैंने गलत चीजें दिखाई, अब ये सही रास्ता है, और इस सही रास्ते का सिमिलिया का लॉ क्या है, इसको कैसे फॉलो करना है, इसका दवाइयों का काम कैसे होगा, ये वो इसमें बता रहा है। अफोरिज्म 20 में वो बताता है कि सिमिलर और अपोजिट आर द ट्रू प्रिंसिपल फॉर एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स टू डिजीजेस। दो प्रिंसिपल हैं ड्रग्स को अप्लाई करने के, एक होता है सिमिलर, एक होता है ऑपोजिट। 23 में वो बताता है कि एग्रीवेशन एंड एंटीपैथी, अगर आप ये एंटीपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो इसमें एग्रीवेशन कैसे होगा, इसके बारे में वो आपको वार्न करता है। उसके बाद 24 में वो धीमे धीमे सिमिलिया के लॉ के क्योर्स के बारे में बताना चालू करता है, फिर वो होम्योपैथिक क्योर्स के बारे में बताना चालू करता है, फिर आपको ये थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर होम्योपैथिक क्योर वाली जो चीज है ये आपको बताता है, और बताता है कि कैसे ये होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर वर्क करता है और कैसे हमारी दवाइयां काम करती हैं। आज का जो हमारा इसमें मेजर टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है अफोरिज्म 22 का। और अफोरिज्म 22 में सिमिलर और अपोजिट्स आर द ट्रू प्रिंसिपल्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स टू डिजीज, ये हम पढ़ेंगे। अब आप में से कोई भी एक आदमी इस अफोरिज्म को रीड करिए, आप लोग से टेक्स्ट बुक लाने को मैंने बोला था, इसको रीड करिए, एक आदमी कोई लाउडली रीड करे। अमिताभ तुम ही रीड कर दो। Okay, sir. Aphorism 22. But as nothing is to be observed in diseases that must be removed in order to change them into health, besides the totality of their sign and symptoms. अब यहाँ पर रुको एक मिनट, अब यहाँ पर हनीमैन क्या बोल रहे हैं, बट एज नथिंग इज टू बी ऑब्जर्व्ड इन डिजीजेस दैट मस्ट बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू चेंज देम इनटू हेल्थ बिसाइड द टोटलिटी ऑफ देयर साइन एंड सिम्टम्स। ये हमने पिछले अफोरिज्म्स में अच्छे से समझा है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऑब्जर्व करनी है अगर आपको डिजीज को रिमूव करना है, सिवाय किस चीज के, टोटलिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स के। अगर ये जो एक्सप्रेस कर रहे हैं बाहर साइन और सिम्टम्स आप देख रहे हो, इनकी टोटलिटी बनाते हो, तो यही है जो नेसेसरी है आपको ट्रीट करने के लिए, और कुछ नहीं है। आगे पढ़ो अमिताभ। And likewise, medicines can show nothing curative besides their tendency to produce morbid symptoms in healthy persons and to remove them in diseased persons. अब नेक्स्ट चीज वो क्या बोल रहा है जो हमने ड्रग प्रूविंग में पढ़ा, कि ये तो आपकी डिजीज की बात हो गई, डिजीज में आपको क्या देखना है, साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं, ठीक है, टोटलिटी बनानी है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मेडिसिन में आपको क्या देखना है, मेडिसिन वही जो कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग में सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी, वही हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो प्रोड्यूस करेगी वही ठीक करेगी। लॉ ऑफ सिमिलिया ड्रग प्रूविंग जो हमारी कहती है, ये दोनों एस्पेक्ट को आपने दिखा दिया, ये बात एक रख दी हनीमैन ने कि आप इतना अभी तक समझ चुके हैं, ये मत भूलिए, ये बैकग्राउंड में अपने ठोस करके रखे रहिए। अब आगे की चीज पढ़िए, आगे पढ़ो अमिताभ। It follows, on the one hand, that medicines only become remedies and capable of annihilating diseases because the medicinal substance, by exciting certain effect and symptoms, that is to say, by producing a certain artificial morbid state, removes and abrogates the symptoms already present. To ये which जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? By producing a certain artificial morbid state removes and abrogates the symptoms already present. कोई इस चीज को एक्सप्लेन करेगा? सर इसमें ये कह रहा है कि जो हमारी मेडिसिन है वो आर्टिफिशियली मतलब जो नेचुरल नहीं है, वो मेडिसिन का इफेक्ट है, वो मेडिसिनल स्टेट मतलब वो मॉर्बिड स्टेट जो भी आया है वो मेडिसिन का है, इसीलिए वो आर्टिफिशियल है और वो
जो नेचुरली सिम्टम्स जो थे उसको वो रिमूव कर देता है, उसकी जगह पे मतलब मेडिसिन उसकी जगह ले लेता है। एक तरीके से बिल्कुल सही आंसर है ये। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो हम दवाई देते हैं, ये मेडिसिन जो रेमेडी कब बनती है, पहली लाइन पढ़िए, इट फॉलोज ऑन द वन हैंड दैट मेडिसिन ओनली बिकम रेमेडीज एंड केपेबल ऑफ एनिलेटिंग डिजीज। ये आपकी मेडिसिन, ये आपकी दवाइयां रेमेडीज तब बनती हैं और ये केपेबल बनती है एनिलेटिंग डिजीज को अपनी जड़ से उखाड़ने के लिए केपेबल कब बनती हैं, जब आप इनको मेडिसिन को देते हो पेशेंट को और वो एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट बनाता है, एक आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करता है जो कि सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन बट डिफरिंग इन काइंड होती है, ठीक है ना। और जब ये आर्टिफिशियल स्टेट बनाता है एक डिजीज स्टेट के सामने, ये सिमिलिया के बेसिस पे क्योंकि स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होती है इनमें, तो ये नेचुरल डिजीज हट जाती है, एनिलेट हो जाती है। और ये जो आर्टिफिशियल डिजीज रहती है, ये अपने आप, क्योंकि मेडिसिन का एक्शन कुछ ही टाइम तक रहता है, ये अपने आप धीमे 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 खत्म हो जाती है। जो बचता है वो बचता है हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हेल्दी वाइटल फोर्स। हेल्दी वाइटल फोर्स में आपके अंदर ये एक डिजीज आई थी, ये मॉर्बिड प्रोसेस आया था, ये साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाए कि देखो ये साइन एंड सिम्टम्स है, मैं डिजीज हूं, मुझे ठीक करना है तुम्हें। आपने इन साइन एंड सिम्टम्स को उठाया, आपने एक मेडिसिन इन साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सिमिलिया के बेसिस पे एक मेडिसिन निकाली जो कि एकदम इसी साइन एंड सिम्टम्स से मैच करती है। आपने उस मेडिसिन को दिया तो एक स्लाइटली स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल मॉर्बिड डिजीज बना। और जब एक स्लाइटली स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल मॉर्बिड डिजीज बना तो ये नेचुरल डिजीज को हटा दिया, इसने नेचुरल डिजीज जो आपको अफेक्ट कर रहा था इसको हटा दिया। और ये जो आर्टिफिशियल डिजीज बना, क्योंकि मेडिसिन से बना है, मेडिसिन का एक्शन कुछ ही टाइम तक होता है, तो ये मेडिसिन का एक्शन जैसे ही खत्म होगा, ये आर्टिफिशियल मॉर्बिड डिजीज भी धीमे 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 चला जाएगा। और जो आपके पास बचेगा वो बचेगा हेल्दी वाइटल फोर्स एंड नथिंग एल्स, एंड हेल्थ विल बी एंश्योर्ड। इसी चीज को हनीमैन यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए हनीमैन नीचे बोल रहा है एज अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस सिमिलर और अपोजिट सिम्टम्स। ये बोल रहा है दो लॉ से आप इसको ठीक कर सकते हो। पहले उसने यही बताया है, उसने पहले ही ये नहीं बोल दिया कि सिमिलिया यूज करिए आप। वो बोल रहा है इस चीज को पाने के लिए दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या है, सिमिलिया या कॉन्ट्रेरिया। अब इसके फुटनोट में हनीमैन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, द अदर पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन फॉर डिजीज। देखो सिमिलिया कॉन्ट्रेरिया तो उसने बता दिया, अब ये एक और मेथड की बात कर रहा है जो हमने डिस्कस किया था पहले, जो कि है एलोपैथिक मेथड। The other possible mode of employing medicine for diseases beside these two, the allopathic method, in which medicines are given whose symptoms have no direct pathological relation to the morbid state. जैसे कि गार्गी ने अभी आंसर किया था कि इसका कोई रिलेशन नहीं होता। सिमिलिया क्यों दे रहे हो, सिमिलर है तो दे रहे हैं। और कॉन्ट्रेरिया क्यों दे रहे हो, इससे एकदम अपोजिट है इसलिए दे रहे हैं। एलोपैथिक में ना सिमिलर है ना अपोजिट है, कोई रिलेशन ही नहीं है पैथोलॉजिकल, लेकिन दे रहे हैं। Whose symptoms have no direct pathological relation to the morbid state, consequently are neither similar nor opposite, but quite heterogeneous to the symptoms of the disease. अब यहाँ पर 6th एडिशन का फुटनोट चालू होता है, आपके 5th और 6th एडिशन में दोनों फुटनोट दिए होंगे, और इसी में आप देखेंगे कि इसमें एक रेफरेंस दिया हुआ है, रिव्यू ऑफ द थेरेप्यूटिक एलोपैथी एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट दैट हैव बीन hitherto practiced in the old school of medicine। अगर आप हनीमैन की ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन पढ़े हैं तो उसमें एक इंट्रोडक्शन दिया है जिसका टाइटल यही लिखा हुआ है हनीमैन। अगर आप उस इंट्रोडक्शन, मैंने पहले भी कहा है आपसे, उस इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद ही आगे के अफोरिज्म्स पढ़िएगा। वो बैकग्राउंड बहुत जरूरी है अफोरिज्म्स को समझने के लिए। वो बैकग्राउंड अगर आप पढ़ के आते तो आज ये अफोरिज्म समझने में आपको बहुत आसानी होती। वो बैकग्राउंड आपको ये बताता है, वहां पर हनीमैन ने बताया हुआ है कि ये जो एलोपैथिक, ये एंटीपैथिक, एनेंशियोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट चलता चला आ रहा है, ये कितना हार्मफुल है, ये कैसे फेल करता है हमारे मेडिकल सिस्टम को, और ये कैसे फायदा नहीं पहुंचाता है पर नुकसान पहुंचाता है, और क्यों हमें सिमिलिया चूज करना चाहिए। अगर ये बैकग्राउंड आपको पढ़ के आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा यहाँ ऑर्गेनॉन में हनीमैन लिखना क्या चाह रहा है। तो मैं चाहूंगा इस अफोरिज्म को, जब यहाँ पर पहुंचे आप इस अफोरिज्म को समझने के लिए, तो एक बार इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ें, इंट्रोडक्शन को पैराग्राफ्स बनाएं, अच्छे से उसको समझें, अच्छे से पढ़ें, जो डाउट हो वो आप उससे पूछें। यहां पर हनीमैन कह रहा है ये जो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है ना, हनीमैन ने एक बहुत ही हार्श वर्ड यूज किया है यहाँ पर।
इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल मर्डरस गेम। आप किसी का मर्डर कर सकते हो इस इररिस्पॉन्सिबल वे ऑफ ट्रीटमेंट से, with the life of the patient by means of dangerous violent medicines whose action is unknown and which are chosen on mere conjectures and given in large and frequent doses। कोई रिलेशन नहीं है, क्यों दे रहे हो? बस दे रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है, कंजेक्चर्स हैं, ये चीज इस वजह से हुई होगी तो मैं इसको दे के देखता हूँ ये ठीक हो जाएगा, ये चीज इस वजह से हो सकती है तो मैं इसको हटा के देखता हूँ, हो सकता है इससे ठीक हो जाए। कोई रीजनिंग नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, कंजेक्चर है। सिमिलिया में रीजनिंग है, सिमिलर है तो दे रहे हैं। कॉन्ट्रेरिया में भी रीजनिंग है, इसके एकदम अपोजिट काम करा के देखते हैं, ठीक हो जाएगा, पर इसमें कोई रीजनिंग नहीं। और अगर ऐसे वे ऑफ ट्रीटमेंट आप यूज करोगे बिना रीजनिंग वाले, उस समय जो यूज होते थे, आप हनीमैन के उस दौर को याद करिए, ब्लड लेटिंग यूज हो रही है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुआ है, लीचेस लगा दो, ब्लड को निकाल दो, खून बाहर कर दो, बैड ब्लड का कारण मानते थे। पर क्या उस बीमारी का कारण बैड ब्लड होता था? नहीं होता था। खून बाहर निकालने के बाद भी पेशेंट की डेथ हो जाती थी। रीजन बीइंग, वो पहले से बीमार है, इन्फ्लेमेशन हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है, खून आपने सारा उसका बहा दिया, ताकत रही नहीं उसके शरीर में, सब चीज खत्म हो गई। तो ये कोई वे है ट्रीटमेंट का? ये कोई रैशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट बोल सकते हैं आप? कोई रीजनिंग है इस ट्रीटमेंट के बिहाइंड? नहीं। बस रीजनिंग क्या है कि हमें कॉज ये लग रहा था, हमने कॉज को हटा दिया, मटेरियलिस्टिक कॉज को हटा दिया, बस डायनेमिकली हमने सोचा ही नहीं वहां पर कि डायनेमिक कॉज नाम की भी कोई चीज हो सकती है। अब इसमें प्रीटेक्स्ट क्या है यहां पर? एक with the pretext that how irrational is it to imitate and further these very imperfect, mostly inappropriate efforts of the instinctive unintelligent vital energy। अब यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। जब हमने वाइटल फोर्स के अफोरिज्म्स पढ़े थे तो वहां पर मैंने एक क्वालिटी ऑफ वाइटल फोर्स आपको बताई थी जो कि थी अनइंटेलिजेंट। ये अनइंटेलिजेंट क्वालिटी का जो मतलब है वो यहां पर आपको समझ में आएगा। एलोपैथिक फिजिशियंस ऐसा सोचते थे कि अगर हम ऐसे इमिटेट करेंगे ना डिजीज को हेटेरोजेनस वे में, तो हम अपनी वाइटल फोर्स को केपेबल बना देंगे कि वो अपने आप में ठीक कर देगी बीमारी को, अपने आप वो वर्कआउट करेगी और बीमारी ठीक हो जाएगी अगर हम कॉज हटा देंगे। पर हनीमैन यहां पर साफ कहता है कि वाइटल फोर्स इज अनइंटेलिजेंट। वाइटल फोर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो खुद से चीजों को ठीक कर सके। वो एक नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शन कराने की कैपेबिलिटी रखती है, पर जब बीमारी आए तो उसको खुद से ठीक करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है। हनीमैन नीचे कहता है, फॉर वर इट पोजेस्ड ऑफ सच अ मॉडल एबिलिटी इट वुड नेवर हैव अलाउड द ऑर्गेनिज्म टू गेट सिक। अगर वाइटल फोर्स के अंदर यही पावर होती कि वो खुद की कैपेबिलिटी से डिजीजेस को ठीक कर सकी होती, तो वो आपको बीमार ही नहीं होने देती। हमेशा आप एक नॉर्मल सेंसेशन फंक्शन में, एक हार्मोनियस वे में चलते रहते। बीमारी आती, वाइटल फोर्स अंदर है, वो फाइट करती, वो पहले ही भगा देती, आपको बीमारी नहीं होने देती अगर इतनी कैपेबिलिटी थी। हनीमैन इसीलिए वाइटल फोर्स को अनइंटेलिजेंट कहता है। उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद से ये चीज ठीक कर पाए। यहां आपको होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट का फायदा लेना है। यहां आप उसकी इंपॉर्टेंस समझनी है कि जब आप इस चीज का एड लोगे तो ही वो कैपेबल बनेगी। और एलोपैथिक फिजिशियंस मानते थे कि वाइटल फोर्स खुद में कैपेबल है, वो खुद से ठीक कर देगी अगर हम कॉज हटा देंगे तो। मटेरियलिस्टिक कॉज रिमूव कर देते थे और सोचते थे कि वाइटल फोर्स खुद से ठीक कर देगी। पर ये सोचना बेहद गलत सोचना है। इसी चीज को ऊपर हनीमैन अपने 5th के फुटनोट में भी इसी चीज को लिखा हुआ है, अनइंटेलिजेंट मेरली इंस्टिंक्टिव वाइटल फोर्स which when made ill by noxious agent strives to save itself at whatever sacrifice by the production and continuance of morbid irritation in the organism। वो खुद को सेव करने के लिए, एक सिंपल सी बात समझिए, ये पहले भी वाइटल फोर्स में हम पढ़ा चुके हैं। एक डायनेमिक चीज आपको अफेक्ट करी, नॉक्शियस एजेंट आपको अफेक्ट किया, आपकी वाइटल फोर्स एक नॉर्मल सेंसेशन फंक्शनिंग करा रही है बॉडी में, आके अफेक्ट किया। अब ये इस इफेक्ट से आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है। आपको हाथ में दर्द, पेट में दर्द, XYZ कुछ भी हो रहा है। अब ये जो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है, इसको आप नोटिस करते हो, इसकी आप टोटलिटी बनाते हो और इसके बेसिस पे आप दवाई देते हो। वहां पर वो क्या कहते थे कि ये जो बाहरी आया ना, इसको कॉज वो कोई भी, अब बाहरी डायनेमिक कॉज तो उनको दिखता भी नहीं था, उनको सिर्फ मटेरियलिस्टिक कॉज दिखता था। उस मटेरियलिस्टिक कॉज को हटा दो, अब वाइटल फोर्स खुद से ठीक कर लेगी। पर वाइटल फोर्स खुद से ठीक कर ही नहीं सकती।
अगर इतनी ही केपेबल होती तो वी वुड नेवर हैव बीन यूजिंग मेडिसिन इन आवर लाइफ, अगर वाइटल फोर्स ही हमारी इतनी स्ट्रांग होती तो। और नीचे यहां पर लिखा भी है, बट नॉट टू क्योर इटसेल्फ, फॉर विच द लिटिल पावर इट पोजेसेस इज सो फार फ्रॉम बीइंग अ पैटर्न टू बी कॉपीड। ये खुद में क्योर करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है, इसीलिए उसको अनइंटेलिजेंट कहा जाता है। मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि अनइंटेलिजेंट की क्वालिटी मैं आपको आगे के एफोरिज्म में बताऊंगा, और ये वही एफोरिज्म है। यहां आपको समझना है कि वाइटल फोर्स को अनइंटेलिजेंट क्यों कहते हैं हम। इसी चीज को अगर आप आर जोरदार की बुक पढ़ते हैं, मैंने आपको रेकमेंड किया था, उन्होंने ये चीज को लिखा हुआ है कि हिपोक्रेट्स एक्सपीरियंस फाउंड इन द कॉर्पस हिपोक्रेटिकस, कॉर्पस हिपोक्रेटिकस हिपोक्रेट्स की बुक थी, was that if the disease be curable, it should be treated according to the rule of similia, and if incurable, it should be treated by the rule of contraria, that it should be palliated. हिपोक्रेट्स अपने जमाने में कहते आए, आप लोग ने बहुत सुना होगा कि हिपोक्रेट्स कॉन्ट्रेरिया को ज्यादा मानते थे। एक हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में एक ऐसी चीजें चलती चली आ रही हैं, पर अगर आप अच्छे से हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की बुक्स पढ़ेंगे ना, तो हिपोक्रेट्स सिमिलिया को ज्यादा मानते थे, सिंगल मेडिसिन में ज्यादा भरोसा करते थे। उनके प्रीडिसेसर्स ने उनका नाम बर्बाद कर दिया। यहां पर लिखा हुआ है, अगर क्योरेबल है तो सिमिलिया दो, इनक्योरेबल है पैलिएट ही कर सकते हो, तो वो बोलते थे कॉन्ट्रेरिया यूज कर लो। नीचे क्या लिखा हुआ है, बट हिपोक्रेट्स वर्ड्स वर नेग्लेक्टेड बाय सी गैलन, गैलन वाज प्रोपगेटिंग कॉन्ट्रेरिया, द डायरेक्शन टू ऑल फिजिशियंस टू ट्रीट विद द रूल ऑफ कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारियस ऑफ द हाइपोथेसिस फ्रेमर, गैलन वर फॉलोड बाय द स्कूलमैन फॉर लॉन्ग 1200 years। 1200 साल तक गैलन ने कॉन्ट्रेरिया को प्रोपगेट किया, सबसे कहा कि कॉन्ट्रेरिया चलाओ, उन्होंने अपने प्रीडिसेसर्स से 1200 साल तक सिमिलिया का कोई नामो निशान नहीं। कब हुआ नामो निशान, वापस कब लौटा, पैरासेल्सियस के आने से। पैरासेल्सियस रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट इट, ही इवन बर्न्ड गैलन एविसेना's राइटिंग। एविसेना भी, अगर आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन आपने पढ़ी होगी, तो एविसेना जिसका असली नाम है इब्न सिना, वो एक मुस्लिम फिलोसोफर हैं जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कई बार कहा जाता है। एविसेना उसका मॉडर्न टर्म है, उनका असली नाम है इब्न सिना। तो इब्न सिना ने भी इसको प्रोपगेट किया था, पर पैरासेल्सियस ने जब आया था और उसने सिमिलिया के बारे में प्रोपगेट करना चालू किया, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताना चालू किया, तो उसने गैलन और एविसेना के, मतलब इब्न सिना के डॉक्यूमेंट्स को पब्लिकली जलाया कि ये गलत है, ये सही वे ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, दूसरे वे में सोचना चालू करो, सिमिलिया के वे में सोचना चालू करो। Paracelsus said, as he proved that diseases can only be cured with similars, he too, like Hippocrates, had to wait to be understood till Hahnemann came. उनको भी नहीं समझा गया था, लेकिन आप लोग हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन से पढ़ते हैं, हनीमैन आए और हनीमैन ने फिर एक डॉक्ट्राइन बनाया, फिर इन सिमिलर के लॉ को समझना स्टार्ट हुआ, फिर एक ठोस सबूत मिला कि हाँ सिमिलर्स कैन क्योर। अगर आप हनीमैन की लेसर राइटिंग पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर है एस्कुलेपियस इन बैलेंस करके। एस्कुलेपियस इन बैलेंस चैप्टर में भी आप देखेंगे कि हनीमैन ने कितना हिपोक्रेट्स को प्रेज किया है, वो कितना हिपोक्रेट्स से इंस्पायर होते थे और कितना हिपोक्रेट्स की बातों को उन्होंने फॉलो किया है अपनी राइटिंग्स में, अपनी फिलॉसफी में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इस सेक्शन का यही है कि लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया एंड लॉ ऑफ एलोपैथी, दैट इज हेट्रोजेनस, दैट इज नॉट हैविंग एनी पैथोलॉजिकल रिलेशन, ये तीनों ही है, ये तीनों ही चलते चले आ रहे हैं। सिमिलिया को हनीमैन ने क्यों चूज किया है, उसके बैकग्राउंड का रीजन क्या है कि एलोपैथिक वाली जो ट्रीटमेंट है वो हेट्रोजेनस है, वो हार्म करता है, वो फायदा नहीं करता है। एंटीपैथिक या इनैंशियोपैथिक जो कि हम कॉन्ट्रेरिया बोलते हैं, वो पैलिएटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा है, वो शुरुआत में आपको थोड़ा रिलीफ जरूर देगा पर बाद में उतना ही ज्यादा आपकी बीमारी को बढ़ा देगा। अगर आप लॉ ऑफ पैलिएशन पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे तो यही कहता है कि इट गिव्स स्लाइट रिलीफ इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट बट आफ्टर दैट द डिजीज कम्स विद मोर पावर, और यही होता है एंटीपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अफॉरिज्म में कि इस एंटीपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में एग्रेवेशन होता कैसे है। आज की क्लास में इतना ही है। अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप अब पूछ सकते हैं।